ही हमें आईएएस बनाएगा, नोट्स नहीं। और दूसरी चीज एक्टिव लर्निंग, क्या सिखाया? एक्टिव लर्निंग। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, देखो ध्यान से, राइट, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है जो एक्टिव लर्निंग करती है। देखो ये क्लास अगर 2:30 बजे खत्म हुई तो 2:40 पर इसका मैसेज मेरे पास आ जाए, हर क्लास का मैसेज है इसके पास। इसका ये है, इंडिया वे में कल पढ़ाया था, तो इंडिया वे में जो इससे पहले पढ़ाया पूरी क्लास को एक पेज पे लेकर आती है। ये पावर अगर तुमने जनरेट कर लिया, ठीक है, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इंडिया 2030 की क्लास में बहुत जबरदस्त डिस्कशन चलता है, हेल्थ पे चला, जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे चला, ये सारे पॉइंट्स आपके एसए और मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका होता है, सबसे पहले मैं आपका दिमाग ओपन करता हूं और मैं सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूं ये चीज क्यों कर रहे हो, और अभी तक के डिस्कशन में हमने यही चीजें स्थापित की हैं। इससे पहले की क्लास में और छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं जिस पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे इशू क्यों कहते हैं, पूछना कभी अपने दोस्तों से, तुम्हें क्या जवाब मिल रहा होगा कि यार इसको सोशल इशू क्यों कहते हैं। पूछा किसी ने? ट्राई किया इस बच्ची को छोड़ के? और किसी ने ट्राई किया अपने दोस्तों से? एलियन हो, दोस्त नहीं यहां पे, बीके की तरह हाथ घूम ढूंढ रहे हो क्या किसी का? दोस्त नहीं है, पूछो उससे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। हैंडल विद केयर सिखाया, आपको सिखाया कॉन्फ्लिक्ट, निर्णय कैसे लेते हैं एक ऑफिसर के सामने, डिसीजन कैसे। डैम वाला एग्जांपल दिया था, डैम के इस पार या डैम के उस पार। तो आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि गलत सही नहीं है, आपके साइड खड़े हो। आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखा दी जो लबासना में जाने के बाद लोग सीखते हैं। ये गुरुकुल में तो लबासना की ट्रेनिंग हो रही है, तुम आज वो सीख गए हो जो जाके लबासना में सीखोगे कि मैक्सिमम डिसीजन नहीं, ऑप्टिमम डिसीजन लेने हैं, यानी लाभ और हानि का कैलकुलेशन करना। अब तुम्हें बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे तुमसे पूछा जाएगा राम सेतु तोड़कर वो मार्ग बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, देश में सालों से विवाद चल रहा है। नदी जोड़ो परियोजना, नाम लिखो। पहली बात आज के बाद फिर सुनते हुए देखा, अब डंडे मारूंगा, अब बहुत दिन से सिखा रहा हूं, अब डंडे मारने का टाइम आ रहा है। तुम्हें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया है कानों से देखने का। कॉपी के सेंटर में शुरू होते हैं, देखो ध्यान से। ये मेरी स्टूडेंट है, कहां से उसने क्लास शुरू की? कहां से क्लास शुरू की उसने? सेंटर से। न्यूरॉन्स बताए, न्यूरॉन्स कैसे हमारे होते हैं, ये बिल्कुल उसी के हिसाब से चल रहा है। इसने पूरी क्लास का एक मैं तो कई बार इसके नोट्स देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतना मैं खुश होता हूं, मैं हर स्क्रीनशॉट लेके रखता हूं इसके नोट्स का, क्योंकि ये बारीक से बारीक शब्दों को, और देखो तुमने एक एक वर्ड इसने यूज किया है, एक खाली एक शब्द में इसका काम हो गया, और इसने पूरे नोट्स को रख दिया। देखो सिंबल यूज किए हैं, इसका मतलब जानते हो क्या है? क्या है ये? है? इसने ये खोला हुआ है, ये बनाया हुआ है, जानते हो क्या? ये मैं समझ सकता हूं, ये वो समझ सकती है। तुम लोग को भी पढ़ाया है, नहीं याद है? डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जनांकीय अवसरों की खिड़की, जो भारत के पास 2045-47 में बंद हो जाएगी। ये देखो, और मैंने कहा था अफ्रीका में चली जाएगी, इंडिया वे की पिछली क्लास में पढ़ाया, उसने देखो यहां रख दिया। एक शब्द का इस्तेमाल, मैंने ये सिखाया था ना, तुम्हें सिखाऊंगा बिना वर्ड्स के नोट्स बनाना, सिंगल वर्ड्स के नोट्स बनाना। देखो इसने बना दिया, देख रहे हो? ये देखो, प्रोडक्टिव एज क्या है, डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, ए से बी तक कैसे जाना है, पूरे क्लास का मैं इसका नोट्स देखता हूं, इतना खुश हो जाता हूं। इसने एक एक मेरे कहे शब्द को नोट्स पे उतार दिया। अब एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हें सबसे बड़ी विद्या मुझसे सीखनी है। सब्जेक्ट तो सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ाएंगे, लेकिन वो तुम्हारा नहीं रह जाएगा। तुम एक कान से सुनोगे, दूसरी कान से हर क्लास में निकालते चले आओ, यहां भी निकालोगे। मैं बस वो दूसरा कान तुम्हारा बंद करना चाहता हूं, और मैं तुम्हारी मेमोरी के अकॉर्डिंग गुरुकुल को बनाना चाहता हूं। तो गुरुकुल एक आश्रम व्यवस्था, यहां तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी जो पसंद नापसंद है उसको छोड़ के चले आओ। और एक बार मुझे तुम ये बताओ, एक बार अगर तुमने मेरे बोले गए हर शब्द को कॉपी में उतार दिया, ये जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हो गया। मैं इसका 6 महीने पहले का नोट्स भी मेरे पास है, मैं जब चाहे पता कर सकता हूं इसने क्या लिखा क्या। डेट डाल दिया उसने, 17 तारीख को मैंने पढ़ाया था, और विद इन 10 मिनट्स मेरे पास ये नोट्स आ जाते हैं, विद इन 10 मिनट्स। और जब मैं इसको पढ़ता हूं, मेरे बोले गए हर एक शब्द को इसने लिख डाला है, और सिर्फ एक पेज में। और सबको पता होगा मैं नॉन स्टॉप बोलता हूं, 1.5 घंटे 2 घंटे
एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार। मेरे बात को तुमने लिख लिया तो तुम बहुत एडवांस पहुंच गए। और इसने 5-6 महीने की प्रैक्टिस में ये हासिल किया। ऐसा नहीं कि उसको डे 1 से आता था, इसने हासिल। आज की डेट में मैं इतनी स्पीड से इतने ढेर सारे सब्जेक्ट एक साथ लपेटता हूं, और मेरी इसने हर एक बात इसके अंदर डाल दी है, हर एक बात। कहां कहां मैंने आउट ऑफ द पॉकेट, ये मेंस का क्वेश्चन है कि हमारे हेल्थ सिस्टम में गरीब आदमी को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। भारत की गरीबी के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि उसके पास सरकारी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। ये मेंस का क्वेश्चन है, आउट ऑफ द पॉकेट। देखो इसने मार दिया, उसमें कुछ नहीं छोड़ा इसने, एक एक शब्द को। यही तुम्हें सिखा रहा हूं, इसी को बोलते हैं एक्टिव स्टडीज। इसी को एक्टिव स्टडी बोलते हैं कि कैसे भी देखो, जहां जहां इसको जरूरत हुई मैंने बताया कि एज 3 फैक्टर होते हैं, यंग, मैच्योर और ओल्ड। तो 2030 में डिस्कशन हो रहा था कि भारत 2030 के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं होंगे। तो इसने सब कुछ बता दिया, यंग है, मैच्योर है, ओल्ड। देखो इसने कैसे सिंबल इस्तेमाल किए तुम्हारे सामने। तो ये होता है स्मार्ट नोट्स, इसको बोलते हैं स्मार्ट नोट्स। और ये स्टूडेंट नहीं बना है, नेहा नाम है इसका। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें क्लास का आउटपुट निकालना है। अगर आपने ये निकाल लिया, अब देखो यहां पे मैंने बताया था कि हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है, हम अस्पताल बना देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है, मेडिकल सर्विसेज, तो अस्पताल का कोई मतलब नहीं है। स्कूल बना दिया, टीचर नहीं है। इस बात के लिए मैंने बताया था कि दे आर नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर स्ट्रक्चर। देखो इसने कितने सिंपल तरीके से बिल्डिंग बना दी, ठीक है, ऊपर हॉस्पिटल का साइन बना दिया। ये मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरी स्टूडेंट है। इसने वर्ड्स यूज नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल एम्स, मैंने गोरखपुर का एग्जाम्पल दिया था कि कई एम्स ऐसे हैं जहां एम्स तो बना दिए लेकिन डॉक्टर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहां सारे जो है, जैसे गोरखपुर एम्स में तो सारे वार्ड नहीं खोले गए, सिर्फ अभी ओपीडी ओपन हुआ है। क्यों? क्योंकि उतने डॉक्टर ही नहीं है। उनके रहने के लिए अब कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं है वहां पे अभी बैठने। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से मेडिकल सर्विसेज लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। यही पढ़ाया था मैंने। उसने हर एक चीज को लिख डाला, पूरी डिस्कशन को। और जिस दिन, यकीन मानिए, आप क्लास को इस तरह से लिखने पे आ गए, उसी दिन क्लास आपकी है। इसी को मैं बोलता हूं कानों से देखना, क्योंकि कानों से सुनोगे तो सब सुन रहे, भूल जाओगे। अगर यही चीजें मैं इस पे ना लिखी हूं तो मुझे खुद नहीं याद रहेगा मैंने क्या बोला, तुमने क्या सुना। लेकिन एक बार जब तुमने लिख लिया, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मेरे क्लास जो स्टूडेंट है उसके नोट्स कॉपी में नहीं होंगे, इसको दीवार पे चिपका दिया। अब दीवार पे चिपका दिया और चलते फिरते कभी भी ब्रश कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, एक नजर ऐसे दीवार पे गए और एक बार पूरा पढ़ लिया। भूलोगे कभी? भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। एक एक बात तुम्हें याद रहेगी। तो जिस दिन तुम्हारा बिहेवियर स्मार्ट हो जाएगा, अब इस बात को लिखना, जिस दिन तुम्हारा बिहेवियर स्मार्ट हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा टीचर स्मार्ट है, उसका तरीका स्मार्ट है, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं हो, यानी तुम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा बिहेवियर, आदतें स्मार्ट हो जाएंगी, अपने आप हो जाओगे। तो जैसे तुम्हारे यहां क्या, तुम्हारा कॉम्पिटिटर सोचेगा, आहा अब मेरे पढ़ने का टाइम है, अब मैं पढ़ूंगा। और तुम ब्रश कर रहे हो 5 मिनट में तुमने पूरा नोट्स, भारत का हेल्थ सिनेरियो तुमने पूरा डिवाइड कर लिया। तुम्हें पता है 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। हो गया तुम्हारा रिवीजन। तुम बाल झाड़ रहे हो, चलो एक गाना सुन रहे हैं, लोग भी गाना सुनते, गाना सुनते सुनते तुम्हारा रिवीजन हो गया। तुमने पता चला 5-6 आंसर तुम डेली तैयार कर रहे हो, तो तुम आगे हो कि वो आगे है? तुम आगे हो जाओगे। और ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं करो, बस तुम अपने 24 घंटे को यूटिलाइज कर रहे हो। जिस दिन 24 घंटे को यूटिलाइज कर लिया, यही गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है। गुरुकुल तुम्हें 24 घंटा यूटिलाइज करना सिखाएगा। ना मैं कल जानता हूं, ना जो बीत गया उसके बारे में। यही मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी में आके उस दिन बताया था कि मेरे लिए गुरुकुल में सिर्फ एक दिन इंपॉर्टेंट है, बस वो चीज तुम्हें सिखाना है। और वो तुम सीख गए, तुम खुद कहोगे हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के नोट्स मुझे चाहिए। सेंटर थीम, बिल्कुल। अगर कोई मुझे क्लास में सुनता हुआ दिख गया तो अभी 4-5 बार समझाऊंगा, उसके बाद एक तड़ाक से मारूंगा, उसके बाद अपने आप काम शुरू हो जाएगा। और ये करूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने सीनियर बैच से पूछ लेना कि मैं क्लास के पीछे से आता हूं, टीचर पढ़ाए, मैं पीछे से आऊंगा आराम से। और मुझे कोई बैठ के सुनता हुआ दिख गया तो मैं समझ वो क्लास का वैसे बेकार है, तो अच्छा है अभी भाग जाओ, तुम हमारे लिए एक सीट खाली करो, क्योंकि होना तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि ज्यादा देर तक याद, तो मैंने बता दिया है, जब हम कोई चीज सुनते हैं तो क्या होता है, केवल 11% याद रख पाते हैं, खत्म। और मैं जिस स्तर पे जाके डिबेट करता हूं, उस स्तर पे तुम सुन के काम चला ही नहीं सकते।
तुम्हें इस तरह से क्या करना पड़ेगा, थॉट मैप करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज थॉट मैपिंग, कि जो भी विचार आ रहे हैं उसको मैप कर लो, यानी आपके जो थॉट्स हैं उसको मैपिंग कर लो। अब ये हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया, क्लियर है? तो स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना बालों में जेल लगा के बैठ के पढ़ोगे तो स्मार्ट स्टडी है, नहीं, स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं। तो क्लास में क्या करना है, मैं तुम्हें बार बार क्यों सिखा रहा हूं, मुझे पता है जैसे मैं क्लास से हटूंगा तो एक स्प्रिंग थ्योरी बताई थी तुम्हें, तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने शुरू किया, तो वहां नहीं पहुंचने देना है मुझे। तुम्हें कहां खींच के ले जाना है, तुम्हारी सारी आदतों को मुझे चेंज करना है, तब जाके सक्सेस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा डिस्कशन जो है बड़े अलग अलग लेवल पे चल रहा है, राइट। अब डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। और सिलेबस में हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो आप लोगों को ये पता है, एक इंपॉर्टेंट जो है वो घोषणा हमारे लिए है, और वो ये है कि जो हमारा बैच है गुरुकुल, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक गुरुकुल 2024, वो भी 12 सितंबर से, और गुरुकुल 2025-26, क्योंकि दोनों के टेम्परामेंट और दोनों की स्पीड में हम काफी अंतर कर रहे हैं। हमें आपका बिहेवियर समझ में आ रहा है, आपका बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि आप कितना तैयार हैं। ठीक है, और दोनों के रिक्वायरमेंट में अलग है। तो हम 2024 और 2025 को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों को अलग अलग लेकर चलें। तो 2024 का जो करिकुलम होगा वो आपको पता है 26 तारीख को पेपर है, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, उनका दबाव अलग लेवल पे होगा। तो 2024 उनके लिए जो इतना प्रेशर डील कर लेंगे, जिनको सिर्फ गुरुकुल में 1 साल रुकना है, जिनको गुरुकुल में 2 साल रुक के अपने आप को और ज्यादा तैयार करना है, उनको ऐसा लगता है कि पीछे से बैकग्राउंड हमारा बहुत वीक है, अभी मुझे चीजों को सीखने समझने में दिक्कत होती है। हमेशा खुद के लिए ईमानदार रहना। क्या होता है, कई बार हम बाजार को देखकर या दूसरों को देखकर हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी खुद की सिस्टर जो है आईएएस है, तो हमें उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ पता है। तो 11वीं क्लास में जब आप में से शायद कोई द हिंदू नहीं पढ़ता होगा, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ता होगा, वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैपिंग पे उसकी कमांड थी, बेसिक चीजें पढ़ती थी। ग्रेजुएशन के साथ हमेशा वो अपडेट होती रही। उसके बावजूद उसका सेकेंड अटेम्प्ट में उसने यूपी में सबसे टॉप रैंक निकाली, सबसे बढ़िया 51th रैंक आई उसकी, आईएएस है, तेलंगाना कैडर। तो वो इसके पीछे कोई कहे अरे 1 साल में आईएएस बन गए, 2 साल में। अगर मैं जानता हूं कि जिस समय आप यूपीएससी के बारे में जानते भी नहीं होते हैं, उस समय से वो मैपिंग करना, एनसीईआरटीज पढ़ना, 2-2 मैगजीन कवर करना, एक मैगजीन आया करती थी सीएसआर, उसको पढ़ते रहना, जीके में बहुत अपडेट रहा करती, डिबेट में पार्टिसिपेट खूब किया करती थी। तो वो उसका बेस इनरिच होता चला गया। अब सवाल है कि जब आप अपने आप को चेक करो, नहीं साहब, वो एक वीडियो देखी थी, एक रील देखी थी, 1 साल में आईएएस बन जाएंगे, तो पहले चेक करो कि इससे पहले तुमने पूरा न्यूज़पेपर कब पढ़ा था लास्ट टाइम। हीरो हीरोइन छोड़ के कब तुमने भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, सोशल इश्यूज, इन पे कब कैप्चर किया था। तुमने मैपिंग को कब से बहुत अच्छे, तुम्हें सारे देशों के नाम का, उसकी मुद्रा के नाम, राजधानियों के नाम, रूट्स के नाम, महासागरों के नाम तुम्हें कितने पता है, पर्वत, पठार, झीलें, ये तुम्हें कितना पता है, माउंटेन कहां है, लेक्स कहां है, तुम कितनी बार गए और तुमने रिसर्च पेपर रखा है, या तुमने डिबेट क्लब में गए, एनसीईआरटीज तुम्हारी कितनी कमांड में है। अगर ये सब कुछ है तब तो माना जाएगा तुम अब यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हो। ये बात अपने आप से पूछना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक रील देख लिया कि वो फलानवा गाड़ी से उतर रहे, 1 साल में उन्होंने बोला आईएएस बन गए, तो ये पीछे का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना। वो भी तब जब घर में ब्यूरोक्रेट थे, तब मैं बात बता रहा हूं, उसके बाद भी एक फेलियर का सामना करना पड़ा। बचपन से ही माहौल मिला हुआ था कि हाँ इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से चीजें करनी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। अब जब आप खुद को सोचें तो ये सोचें कि मुझे कब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, लेकिन उसके पहले मेरी तैयारी। अब आपको समझ में आएगा, मैंने आपको बताया प्री मेंस और इंटरव्यू क्या होता है। पहली बात तो आज आपको पहली बार बहुत से लोगों को पता चला कि प्री मेंस इंटरव्यू का सही मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में रीजनिंग क्या होती है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। तो 3 स्तर पे तुम्हें तैयारी करनी है। और मैंने बताया था कि यहां 2 तरह का सिलेबस है, एक यूपीएससी का सिलेबस है, और मैंने एक लाइन और बोली थी, आप खुद का अपना सिलेबस है। आपको दोनों के साथ काम करना है। मान लीजिए आप क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, 800 घंटे की क्लास है, पूरे साल भर 800 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, 800 लेक्चर्स होंगे। अब 800 लेक्चर में ऐसे आप ऐसे बैठ गए,
हाँ बोलिए बोलिए। तो सोच के देखो कि तुम्हारा आउटपुट कितना आएगा। मैंने क्यों लाइन बोली थी, बहुत गंभीर लाइन थी कि आप स्वयं अपना सिलेबस हैं और आप खुद को बदल ही नहीं रहे, आप खुद को समझ ही नहीं रहे कि यार डिस्कशन चल रहा है। आप किस हिसाब से हैं? आपके कॉलेज में आपको सिखाया गया था कि एक नोट्स दे दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आप बी कॉपी सी कॉपी भर देंगे, आप पास हो जाएंगे। ऐसे कई बार आपने किया होगा। बट यूपीएससी में तो शब्द सीमा, समय की सीमा, यानी वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, सब कुछ होता है। तीनों लेवल के एग्जाम का नेचर अलग है। प्रीलिम्स में वो आपसे कॉज एंड इफेक्ट पूछते हैं, मेंस में आपसे कम शब्दों में एक्सप्रेशन पूछते हैं, इंटरव्यू में किसी भी चीज पर आपके विचार से, वो बोलने का एग्जाम हो, लिखने का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, नेचर ही अलग है उसका। तो 3P मॉडल बताया था तुम्हें, बताया था कि 3P ही तुम्हारा जान बचाने का तरीका है, पेशेंस, पर्सिस्टेंस एंड प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजों पे अगर आप क्लास में एक्टिव लर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि 12-13 साल आपको पैसिव लर्निंग सिखाया गया है, कोई मतलब नहीं है। एक शब्द मैंने आपको दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, हैंडल विथ केयर। ये सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को निचोड़ो कि ये बात क्यों कही जा रही है। हैंडल विथ केयर, कि मुझे ये वर्ड दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका सही मतलब क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये सब सीखने में समय ज्यादा लगेगा तो अनड्यू प्रेशर मत लेना। क्यों? कारण क्या है? मान लीजिए मन है 2024 में आईएएस बन जाए, लेकिन बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। अब पता चला जल्दबाजी में हमने कुछ ऐसी चीजें कर ली, जैसे मान लो मुझे पढ़ना था हिस्ट्री, मुझे बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हमने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया कि चलो यार खाली खत्म करना है, तो तुम्हारे दिमाग पे लाइफ लॉन्ग इंप्रेशन बन जाएगा। देखो, कोरे कागज पर लिखना आसान होता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बार उस पर लिख के फिर उसको अगर इरेज करोगे, दोबारा लिखोगे, तो वो बहुत गंदा दिखता है। इसीलिए इंसान पूछता है कि सर मुझे फर्स्ट, मुझसे कई लोगों ने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट कब देना चाहिए? जब तुम्हारी अंतरात्मा कह दे यू आर रेडी, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। वो उस तरह की एनर्जी, उस तरह का टेम्परामेंट कभी आपका होगा ही नहीं दोबारा। एग्जाम्पल बताता हूं, जब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होगे तो तुम्हारा मन और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, सब कोई तैयारी कर रहा होगा, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब तुम सेकंड अटेम्प्ट दे चुके हो, तुम्हारे ऊपर एक ठप्पा लग चुका होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल है, तो तुम्हारे मन में एक हिस्सा हमारी पास्ट मेमोरी का बन जाता है। जब तुम फेल हुए होगे, लोग हंसेंगे, तुम्हें खुद पे शर्म आई होगी, 2-3 महीना तुम बिल्कुल गायब हो जाओगे, ये इंप्रिंट हो जाता है। तो जब तुम सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होंगी। अब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट जितने कॉन्फिडेंट नहीं रह जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग हर दिन तुमसे पूछेगा, एक पार्ट निकलेगा पर डे, नहीं हुआ तो क्या होगा। अपने किसी सीनियर से बात करके देखना, उसको 24 घंटे में ये थॉट आता जरूर है, नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा अगली बार एग्जाम देने देंगे या नहीं देने देंगे, उसको क्या मुंह दिखाएंगे, क्या नौकरी करेंगे, क्या बोलेंगे, हर समय ये दिमाग में घूमता। और अगर ये थर्ड तक पहुंच गया तब तो मामला और गंभीर हो जाता है। बहुत कम लोग उस समय बचते हैं जो अपने आप को होल्ड कर पाते हैं। बहुत लकी लोग होते हैं जिनके साथ उनका कोई टीचर, उनके माता पिता साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं करना है तो करना है। बहुत कम लोग, लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिनके साथ इतने मजबूत लोग खड़े हों। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, याद रखना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तब हो जब तुम्हारी अंतरात्मा कह दे यस, तीनों लेवल के लिए तैयार हैं। अब आप कैसे कहते हो सर आईएएस के लिए हम तैयार हैं, मैं प्री के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, मैं मेंस के लिए, मान लो प्री हो गया तो क्या सेमी कलेक्टर हो जाओगे? क्या लिखा जाएगा? सेमी कलेक्टर है, भाई प्री निकाल दिया, मेंस निकालोगे, मेंस निकाल लेने के बाद क्या होगा? आधा बन जाओगे कि भैया आधा कलेक्टर है, नहीं होगा ना, हाफ कलेक्टर। वो जब तीनों परीक्षाओं को क्रॉस कर लोगे, तीनों स्तर को, तब जाकर एक आईएएस के रूप में कहे, उसमें भी रैंक अच्छी चाहिए। तो इसका मतलब है कि तीनों परीक्षाओं के लेवल पे हम तैयार। मान लीजिए आप लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने सामने खड़े हुए, जरा बेटा बताना इस सवाल का जवाब। अब बाद में मुझे आप किनारे बोले, सर कई बच्चे आते हैं, सर यहां था जवाब, यहां, सर घबराने लगे, क्लास में बोल नहीं पाए। तो यहां तो तुम्हारे सब परिचित है, वहां एक अनजान जगह, एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें 5-6 लोग बैठे होते हैं, बहुत बुजुर्ग, बहुत विद्वान, और तुम्हें अकेले जाना होता है। बिल्कुल ऐसे शेर बैठे हो, उसके बीच में कोई मेमना वॉक कर रहा हो, दरवाजा बिना पूछे बंद कर दिया, कुर्सी पे एक बार बिना, वहीं पे सारा इंटरव्यू खराब हो जाता है। गए डर के मारे, लंबी वॉक करनी पड़ती है।
तो क्या होता है, कई बार आदत पड़ गई है, कैन आई सिट सर, अब वो जब तक हाँ ना, जब तक कुछ बोल रहे तब तक जाके घप से बैठ गया। हमारे इंटरव्यू में कई बार होता है, हमें बोलना पड़ता है, मतलब किस बात की जल्दी पड़ी है, हमसे सुन तो लो। वो अंदर से वो होल्ड करके, दरवाजे खोलने से होल्ड करके बैठे, कुर्सी दिखी बैठ जाए, जान बचे हमारी, तो हमें बोलना पड़ता है किसने कहा तुमसे बैठने के लिए। अब वो इंटरव्यू देने जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई बच्चा तो है नहीं, पता चला पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं रहा कि कुर्सी पे पूछ के बैठना है। उसने क्वेश्चन पूछा, हमने बिना जवाब दिए, हम जानबूझ के रुक गए, वो बैठ गया। और तुम हंस रहे हो, बहुत से इंटरव्यू में तुम्हें वीडियो दे सकता हूं, ये हालत होती है। तो इसका मतलब मुझे तीनों स्तर पर तैयार होना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, बदलना पड़ेगा खुद को तुम्हें, लिखना, बोलना, चलना। इसीलिए बोल रहा था कि जब इस क्लास में आओ तो ये सोच कर आओ कि तुम ऑफिसर हो। ऑफिसर बनने के लिए इस क्लास में कतई मत आना। और चाहत और इच्छा का अंतर बताया था ना तुम्हें, बहुत कुछ सिखाया मैंने इस बीच में तुम्हें। एक चाहत और एक जो होती है डिमांड। तो चाहत तो हमारी बहुत कुछ है, चाहत का मैंने एग्जांपल दिया था ना, जेब में क्या है, चॉकलेट तुम्हारी चाहत है, गिफ्ट तुम्हारी चाहत है, लेकिन तुम क्या हासिल कर पाओगे, एग्जाम्पल बताया था ना। सेम तुम्हारी लाइफ ऐसे चलती है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारी जेब में वैल्यू बढ़ेगी तभी तुम्हारी चाहत तुम्हें मांग में कन्वर्ट हो पाएगी, डिमांड में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि आईएएस का सपना, टॉप रैंक का सपना, कई बार बच्चा आके मेरे से बोल देता है, बहुत लोगों का काउंसलिंग किया, और एक को तो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा, मुंह में गुटखा दबाया हुआ था, मैं काउंसलिंग कर रहा था, आगे बैठा हूं, पहले पूरा इंस्टीट्यूट ऐसे आंखों से नहीं आ रहा, ऐसा क्या पढ़ाएंगे आप कि प्रथम प्रयास में हम आईएएस बन जाएं। मैं कभी भूल ही नहीं सकता उसको। तो विजय दीनानाथ चौहान की तरह बैठ गए उसमें, तो ऐसा क्या पढ़ाएंगे, ऐसा क्या है आपके इंस्टीट्यूट में कि हम प्रथम प्रयास में आईएएस बनना है। हम कहे पहला तो एक काम ये करो, जो मुंह में तुम्हारे दिव्य ज्योति जल रही है उसको पहले थूक क्या हो जरा किनारे, जो तुमने दिव्य बूटी दबा रखी है उसको पहले थूक क्या, ताकि दो लोग बात करें ढंग से लगे, ऐसा लग रहा है कि अवध के नवाब से हम बात कर रहे हैं, हमा मियां। तो ये तो हालत थी। कई बच्चे मुझसे कहते हैं, मैसेज आता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना चाहते हैं। तो मैं उनका ये नहीं सोचता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप, ये तो कोई भी कर सकता, लेकिन जब वो कहते हैं चाहते हैं, मैं समझ जाता मामला खराब है। तो जैसे हम बाहर खड़े होते हैं, अरे यार हार्ले डेविडसन का नया मॉडल आया, चल साइकिल पे रहे, वो नहीं शोरूम के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, अरे बड़ा सही मॉडल है यार, वैसे ना बहुत सही 350 सीसी का इंजन लगा है, और खुद की साइकिल का ब्रेक नहीं लग रहा, पैर से रोक रहे। अरे होता है एक दिन खरीदेंगे, तो होता है आप लोगों ने किया होगा, कोई बढ़िया लेदर वेदर का जैकेट मॉल में गए, यार बड़ी सही लगेगी भाई की, नीचे थोड़ा सा तुम्हारा नजर उसके टैग पे चला गया, तुम्हारे पास 2000-2500, उस पर पता चला 22,400 रुपया लिखा हो, एक अक्षर एक अंक ज्यादा हो गया, दिक्कत हो गई। एक दिन देखना खरीदेंगे हम जरूर, कई बार तुमने भी किया होगा। अभी आईफोन पता नहीं 14, 15, 16 कौन सा लॉन्च होने जा रहा है, कई लोग उसका मॉडल देख रहे होंगे, 14 में कुछ खास बात नहीं है, 15 लॉन्च होने दो या 16 लॉन्च होने दो, हम ले लेंगे। सुने उसमें रोबोट आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुमने धीरे से जाके आफ्टर डिस्काउंट उसका प्राइस देख लिया, और तुम्हारी वो पकड़ से बहुत बाहर जा रहा है। तो चाहते हैं, लेकिन मिलता किसको है, जिसकी जेब में दम होता है, जो गया बेटा हाँ ये ठीक है, ये बुलेट खरीद रहे हैं, ये जैकेट पैक करो इसको, मैंने बताया था ना, वो प्राइस टैग नहीं देखता, क्योंकि उसने क्या किया, खुद को कैपेबल बना लिया है, उसको जो चाहिए वो ऑर्डर करेगा, वो प्री बुकिंग कराएगा, 16, 17, 18 कौन सा लॉन्च कर रहे हो, उसको पता है कि मुझे प्रो मैक्स लेना है, वो दाम नहीं देख रहा कि 1.5 लाख का आ रहा है, 1.25-2 लाख का हो गया, प्री बुकिंग आज एडवांस पेमेंट हो गया। वो ये भी नहीं देखेगा कि कहां कौन सी वेबसाइट पे कितना % ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आप रात भर सर्च करोगे कि कहीं 1-2 हजार रुपए ज्यादा मिल जाए, इसी बहाने कम से कम उसका कवर ही खरीद लेंगे उतने पैसे में। होता है कि नहीं होता है? तो हम में से भी हम सभी सिखाया था कि हम सभी खरीदार हैं। तो आप चाहते हैं आईएएस बनना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस टॉप करना चाहते हैं, बट वो कह रहा है जेब में क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट। बोले पॉकेट में खोखले सपने हैं, मैं 12 घंटे सोता हूं, कभी किसी रूल को फॉलो नहीं करता, स्मार्ट नोट्स नहीं बनाता, डायरी मेंटेन नहीं करता, मैं ज्यादा देर पढ़ नहीं पाता, दोस्तों से जरूर बात करता हूं, टाइम किलर्स बहुत ज्यादा हैं, पिक्चर देखे बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती है, लेकिन मैं आईएएस टॉप करना चाहता हूं।
करो फिर, कौन मना कर रहा है? सो मेरी ये कहानी अगर तुम्हें समझ में आ गई होगी जो तुम्हारे व्यवहार का है, कि औकात का मामला है ये, और कुछ नहीं। साधारण बात, क्रूड लैंग्वेज में बोलते हैं औकात का मामला है। तो कहते हैं किसी का औकात हो तो खरीद लो, तो जिसकी औकात होती है वो क्या करता है? खरीद लेता। तो ये जो मार्केट है ना, ये सपनों का बाजार है। टोकरियां, दुकानें सजी हुई हैं सपनों की। पर आप में से जिसकी औकात होगी, और औकात होती नहीं, औकात बनाई जाती है, जो घंटों पढ़ेगा, जो क्लास में नए तरीके सीखेगा, जो डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा, मैपिंग की जरूरत होगी मैपिंग सीखेगा, करंट पढ़ने की जरूरत होगी करंट पढ़ेगा, क्वेश्चन लगाएगा, भागेगा नहीं संडे को होने वाले टेस्ट से, उसकी औकात बढ़ जाएगी। और जब उसकी औकात और उसके सपने बराबर हो जाएंगे, लबासना जेब में, लबासना जेब में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर बिना औकात के कोई चीज नहीं मिलती, और इसको चुरा नहीं सकते, क्योंकि विद्या चुराई नहीं जा सकती। ये बड़ी दिक्कत है। इसको हासिल ही करना पड़ता है, इसको हासिल ही करना पड़ता है। तो अगर आपने हासिल कर लिया तो एवरीथिंग इज फाइन। तो सेम ये प्रोसेस है जो आपको लगातार। तो जब आपको लगे कि आप रेडी हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि मैं बहुत से बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए देखते हैं, वो ये कहते हैं हम देखना चाहते यूपीएससी कैसा। अरे भाई, कोई सनीमा है, कोई हॉलीवुड की हीरोइन है जो तुम देखने के लिए जा रहे हो, या कोई हीरो है? मैं कई बच्चों से बात कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट देखना चाहते हैं कि यूपीएससी क्या। अच्छा, इसके लिए तुमने अपनी जिंदगी का 1 साल खराब कर दिया। समय की कीमत ही नहीं। और जो आदमी समय की कीमत नहीं कर पा रहा, वो सपने की कीमत क्या खाक करेगा? क्योंकि सपने देखने वाले समय की कीमत सबसे पहले करते हैं। ये बात ध्यान रखना। सपनों की कीमत वो इंसान कभी कर ही नहीं सकता जो अपने समय की कीमत नहीं कर पा रहा है। तो आगे से ध्यान रखना कि हमें इस पूरे साल अपने आप को, अब तुम्हें जब लगे तुम तैयार हो, 24 के लिए तैयार हो, 24 के लिए जाओ। ऑप्शन दे दिया मैंने। 25-26 के लिए जाना चाहते हो, 25-26 के लिए जाओ। तो नाउ बैच आर डिवाइडिंग इन 2 पार्ट। ठीक है, 12 सितंबर से हम दोनों बैचेस को सेग्रीगेट कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ छुपाओगे नहीं, सब चीज आके मुझे बताओ। अभी तक तुम लोग जहां पढ़कर आए हो, तुम्हें बताया गया होगा कि ये करिकुलम इतना ही करना है। यहां सब कुछ उल्टा है, गुरुकुल में सब कुछ उल्टा है। यहां तुम्हें अपनी कमियां आके बतानी है हर हालत में। चाहे डायरी में लिख के बताओ, चाहे मेंटर से बताओ, चाहे मुझसे बताओ। छुपाना कुछ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत क्रूएल है, ये बात ध्यान रखना। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम खाली क्लास में सुनते हो और मेरी स्टूडेंट उसको बना रही है, दोनों को यूपीएससी का एग्जाम देना है, किसके लिए बेनिफिट ज्यादा है? तुम्हें 6 महीने बाद याद भी नहीं रहेगा कि मैंने इंडिया 2030 की क्लास में कौन सा पहला लेक्चर पढ़ाया था। लेकिन इसके पास डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसने कानों से देखना सीख लिया था। इसको बोलते हैं कानों से देखना। देखते तो हम आंखों से है ना, लेकिन देखते वो हैं जो हमारे कॉपी में होता है या हमारे सामने होता है, जो भौतिक रूप से फिजिकल फॉर्म में हो। हम उसी को तो देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो शब्द बोले, उसने क्या किया? कॉपी के अंदर डाल दिया उसका, हमेशा के लिए उसका अपना हो गया। बस हो गया काम। यही चीज तुम्हें सिखाना है, तभी क्लास का मजा ले पाओगे, तभी डिस्कशन का मजा ले पाओगे। आ जाओ, फिर हम अपने काम पे बढ़ जाते हैं। तो 2 ईयर बैच और 1 ईयर बैच दोनों हम लेके चल रहे हैं। अब हमारी लास्ट में डिस्कशन बड़ी जबरदस्त हुई थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इस सब्जेक्ट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये शुरू तो होगा, खत्म नहीं होगा। ये जुड़ता चला जाएगा। ये शुरू तो होगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये जुड़ता चला जाएगा। इंडियन सोसाइटी एक ऐसा पार्ट है, और इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अभी तुमने छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया। अभी एक मंत्री ने और अभी थोड़ी देर पहले बयान दे दिया। वो कह रहा था डेंगू मलेरिया है, अभी किसी ने और बोल दिया कुछ और, उल्टा सीधा बवाल मचा। वो भयानक। देश यही नहीं डिसाइड कर रहा है इंडिया नाम रखे या भारत नाम रखे। और ये बातें कहां से निकल कर आ रही? सोसाइटी से निकल कर आ रही हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। सिलेबस को समझो। यूपीएससी की तैयारी का पहला स्टेप शुरू होता है सिलेबस को सही तरीके से समझना। पहले दिन हमने देखा था कितना छोटा सा नन्हा सा था ना, 3 लाइन का सिलेबस था, और यहां घंटों बीत गए, अभी तक हम इसको आधा भी नहीं पहुंचा पाए। ये है यूपीएससी, राइट? आ जाओ। अब हमारा पहला जो टॉपिक है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमने इस पर डिस्कशन किया। अब जैसे एक लाइन हमने डिस्कस की थी, अब और इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं,
क्योंकि भारतीय समाज की विशेषता मैंने तुम्हें क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी में तुम्हें बताया था कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे, सामने तुम्हारे रख दिया। अब जब मैं कहता हूं जो सिलेबस है हमारा, भारतीय समाज की विशेषता, कौन सा समाज, किसका समाज, भारत का, यानी ब्रिटेन का समाज होगा, अमेरिका का समाज होगा, है ना, अमेरिकन सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, यानी जहां पर हो उसको देखने का आपका एटीट्यूड क्या है। ब्रिटेन की समाज की समस्याएं अलग हैं, अमेरिका के समाज की समस्याएं अलग हैं, तो भारत के समाज की समस्या इंडियन सोसाइटी का वो डेट इज टोटली डिफरेंट। तो समस्या समझने से पहले मुझे उसको तो समझना पड़ेगा ये है क्या। अभी जैसे आज सनातन का विवाद चल रहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, कई लोग खुश हो रहे होंगे, कई लोग उसके समर्थन में होंगे, कई लोग विरोध में होंगे। और आपको मैंने क्या बताया था, ना आपको किसी चीज की बड़ाई करनी ना बुराई, ना आपके लिए आज से कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है, आपको बैलेंस रहना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल, और आप बैलेंस कैसे हो पाओगे, क्योंकि आज सुबह की जो मैंने क्लास ली उसमें आपको बहुत चीजें समझ में आएगी, क्लास जरूर देखना, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई थी, रात में ताली वाली सब बजने लगी थी, जबरदस्त डिबेट हुई थी कि हम देखते कैसे हैं। तो हिस्ट्री जो होती है वो एक पर्सपेक्टिव है, हम उसको देखते कैसे हैं। तो भारतीय समाज के बारे में बात करें तो एक बहुत प्राचीन संस्कृति है, यानी बहुत एंशियंट टाइम से चली आ रही, इट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। जब एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं तो इसके दो कैरेक्टर हैं, वन इज कन्वेंशनल, सेकेंड वन इज मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्निटी को लेकर आज मैंने सुबह बड़ी जबरदस्त एक डिबेट हुई है हमारी, तो मॉडर्निटी को लेकर जो बात हुई है वो समझना बड़ा जरूरी है। अब कन्वेंशनल है, तो जब कन्वेंशनल सोसाइटी है, कोई परंपरागत है, यानी अपनी परंपरा, आपके घर में भी होता होगा, मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि व्रत रख लो, आपको उसका साइंस लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी, एपिफैगी के बारे में डिस्कस किया था ना मैंने, व्रत रख लो, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा होगा मम्मी प्लीज डिफाइन द साइंस, मम्मी डिफाइन चप्पल, कभी पूछा? तो ये बोला गया 16 सोमवार के व्रत रख लो, अच्छा पति मिलेगा, लड़कियों को बताया गया, हिंदू धर्म में मान लो बता दिया, रोजे रखो 1 महीने का। आप कभी पूछो साइंस बताओ मेरे को, साइंस बताओ मेरे को कि क्यों रखें, क्यों ये वाला मंगलवार का व्रत क्यों रखें, व्रत का कॉन्सेप्ट क्या, फास्टिंग, व्हाट इज फास्टिंग। तो मॉडर्निटी का मतलब हमें बताया गया कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, बड़ी खूबसूरत लाइन है ये, कि हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। आज सुबह मेरी यही डिबेट हुई है, हमें बताया जाता है हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और हमारे यहां मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हो रही है, जब अंग्रेज भारत आ रहे हैं। आप किसी भी किताब को उठा के देख लो, हमें पढ़ाना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारे यहां शुरू कब हो रही है, हमें पीढ़ियों से पढ़ाया जा रहा है, जब इंडिया में यूरोपियंस आ रहे हैं। इसका मतलब यूरोपियन मॉडर्न है, और उससे पहले हम कौन थे। अब देखो इसमें ध्यान से, तो जब हम लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं तब हम मॉडर्न होते हैं। मॉडर्न होने का मतलब नहीं सूट वूट पहन लिया, टोपी लगा ली, चश्मा लगा ली, गले में टाई बांध ली, ये मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि घर में भले चाहे इससे पहले जो है वो सरसों तेल में खाना बनता हो, अब ऑलिव ऑयल लगा के गाना गा रहे, और नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी इंग्लिश गाने गुनगुना रहे, बहुत से लोग करते हैं। नाउ वी आर मॉडर्न फैमिली, करते हैं ना, कई लोग कॉपी करते हैं कि इससे मॉडर्निटी, देखो ऑलिव ऑयल में हमने पकौड़े तले हैं तो ये मॉडर्निटी हो गई, ये नहीं है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का मतलब होता है जहां आप लॉजिकल एक्ट करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि विदेशी जो कर रहे हैं वो सब लॉजिकल है, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। ये भारत की सबसे बड़ी दिक्कत रही आजादी के बाद से, हर वो चीज पश्चिमी है वही आधुनिक है, ये हमने मान लिया, गलत है ये। साड़ी पहनी हुई महिला भी चंद्रयान 3 उड़ा रही है, राइट और रॉन्ग। तो ये किसने कहा कि सूट पहनेगी या जो वेस्टर्न कपड़े पहनेगी तभी वो मॉडर्न है। साइंटिस्ट ऐसे ही होगा, नहीं हो सकता ना। वो बालों में गजरा लगाए हुए, साड़ी बिंदी किए हुए, मंदिर जाके पूजा आराधना करने के बावजूद भी वो क्या कर सकती है, रॉकेट को उड़ा सकती है। ये मॉडर्निटी है, लॉजिकल क्वेश्चंस। अब समाज के साथ क्या दिक्कत है, अब जो बताने जा रहा हूं वो तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और सुन के समझना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। अब इस बात को समझो, लेकिन परंपराओं में एक दिक्कत है, परंपराओं में एक शब्द आता है रूढ़ियां, जकड़न, ऑर्थोडॉक्सनेस। जब हम बिना सही गलत की पहचान किए
किसी चीज के साथ जकड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाती, रूढ़ियां बन जाती, यानी ऑर्थोडॉक्सनेस। जैसे घर में पुरुष ने कहा अरे तुम्हें घूंघट में रहना है, तो हमने पूछा इसका पीछे लॉजिक क्या है, चेहरा बचाना है मुझे या फलाना चीज करना है। बोले नहीं, हमें बताया गया है, हमारे धर्म में है, हमारे खानदान में चला आ रहा है, पुरखों में है, हमारे किताबों में लिखा है। तो तुम इसके पीछे लॉजिक यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, रूढ़ियां बन जाती हैं। नहीं नहीं, पिता की चिता को सिर्फ लड़का आग दे सकता है, इसीलिए पुत्र होना घर में बहुत जरूरी है। चाहे 8 पुत्रियां हो 9 पुत्रियां, लेकिन पुत्र होना बड़ा जरूरी है। मानते हो इस बात को? तो फिर आप क्या करोगे, आप रूढ़ियों के साथ हो, परंपराओं के साथ नहीं हो। रूढ़ियों और परंपराओं का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। परंपरा में आप प्रश्न पूछ सकते हो, विज्ञान है आपके पास, रूढ़ियों में प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों भाई, पिता की चिता को पुत्र ही अग्नि क्यों देगा? जब आपकी ही संतान दोनों है, दोनों में एक ही जेनेटिक कोड है, तो लड़की को यह अधिकार क्यों नहीं है? तो वो रूढ़ियां हो गई। और हर पंथ में इन रूढ़ियों को, हर समाज में इन रूढ़ियों को तुम्हें हटाना पड़ेगा, तभी तुम रिफॉर्म कर पाओगे। और हर समाज को रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था, सोसाइटी क्या है, मूल्यों का टकराव। तो जब टकराव होगा तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, हीट जनरेट होगी, कचरा आएगा गाड़ी में। जब तुम गाड़ी चलाते हो स्पीड से, तो साइलेंसर में कचरा जम जाता है कि नहीं जम जाता है? तो क्या करते हो, फिल्टर निकाल उसको साफ करते हो ना। तो हमें गाड़ी का सिद्धांत तो पता है कि भाई गाड़ी चलाते हैं, कुछ समय बाद क्या होगा, कचरा जम जाएगा, फिल्टर साफ करने की जरूरत पड़ती, साइलेंसर साफ कराना पड़ता है, कभी कराया होगा। तो जब सोसाइटी में फ्रिक्शन होगा तो कचरा नहीं जमेगा, उस कचरे को तुम्हें निकाल के बाहर करना है। तो रूढ़ियों और परंपराओं का अंतर समझना बड़ा जरूरी है। और मॉडर्निटी को लेकर एक और दिक्कत हो गई। मॉडर्निटी का मतलब होता है आधुनिक मूल्यों को आगे बढ़ाना, और हमने मॉडर्निटी की डिफिनीशन क्या बना दी, हमारे ऊपर 190 साल तक लोगों ने जो है राज किया, हम गुलाम रहे, हमने कहा वन हू इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। हम फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। अब समझो आगे क्या होगा। आज कास्ट सिस्टम को लेकर बात चल रही है। अभी घर जाओगे तुम्हें पता चलेगा, एक और मंत्री है ए राजा, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दे दी, बवाल मचा हुआ पूरे देश में। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह क्या स्टेटमेंट दिया, देखो प्रधानमंत्री बोला, पहला क्या है कि भाई सनातन पर आक्रमण और भारत पर तथ्य आधारित जवाब दें, फैक्ट के साथ बात करनी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आज कि कह रहे हैं जवाब दो, लेकिन भारतीय परंपराओं में हम फैक्ट के साथ बात करते थे। आदि शंकराचार्य या विदुषी हमारी महिलाएं जो थी प्राचीन समय में, वो फैक्ट पे बात करती थी, हम तथ्यों पे बात करते। प्रधानमंत्री ये बात आज कह रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमें फैक्ट जानना बड़ा जरूरी है कि क्या प्राचीन व्यवस्था में जातियां थी और जातियों का कॉन्सेप्ट क्या था। बड़ा वैज्ञानिक बात बता रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री में विवाद बहुत होते हैं। तो यहां सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझो। जैसे कास्ट सिस्टम की बात करें, आज हमें कास्ट सिस्टम बुरा लग रहा है, क्योंकि एक दूसरी भी एक नजर कि कास्ट सिस्टम वाकई में बुरा है। लेकिन सवाल है, क्या इसके आधार पर भारत की सबसे प्राचीन व्यवस्था को हम बुरा कह सकते हैं? क्या यह व्यवस्था उसी फॉर्म में थी? अब जरा इस बात को समझो, सही चीज समझना जरूरी है, तभी तो हम विवाद में उतर पाएंगे। तो मैं तुम्हें एक सही चीज बताने की कोशिश करता हूं। जब यह सिस्टम शुरू हुआ तो हमारे पास दो विचार थे, एक कर्मणा और एक जन्मणा। देयर आर टू टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब समझो इसको। तो जो हमारी व्यवस्था थी वो कर्मणा आधारित थी। कर्मणा, कर्म, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कर्म। माना जाता है भारत, चूंकि प्राचीन समय में फर्स्ट एडी में हम पूरी दुनिया का 42% व्यापार किया करते थे, पूरी दुनिया का 42% ट्रेड हमारे पास था। तो जादू तोड़ने से तो नहीं आता होगा। ट्रेड करने का मतलब, व्यापार करने का मतलब क्या होता है, वी हैव वेरी स्किल्ड लेबर। था ना हमारे पास, हमारे पास सबसे स्किल्ड लेबर थी, यानी हमारी घर घर में इंडस्ट्री थी। हमारे यहां सबसे अच्छा कॉटन, सबसे अच्छा हमारे यहां मेटलर्जी, सबसे अच्छी हमारे यहां मेडिसिन। हमारे सुश्रुत ग्रंथों में सुश्रुत ने लिखा है बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी हमारे यहां थी, मैथमेटिक्स हमारे यहां थी। नालंदा तक्षशिला में पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना अच्छा था। और वो क्यों था? क्योंकि हमने सबसे पहले लेबर डिवीजन करना शुरू किया। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? डिस्कशन को लिखना है तुम दोनों को, नए हो ना, लिखते जाओ।
हमने सबसे पहले लेबर डिवीजन यानी श्रम का विभाजन करना सीख लिया। और लेबर कौन होती है? इकोनॉमी की कोर होती है। इकोनॉमी किसके दम पे चलती है? स्किल्ड लेबर के दम पे चलती है। आज चाइना आगे हमसे क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है? स्किल्ड लेबर है, और तुम्हारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड मतलब क्या होता है? बाजार की मांग के अनुरूप, यानी अकॉर्डिंग टू द डिमांड फ्रॉम मार्केट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मैडम है, ये मोबाइल अच्छा बना लेती हैं, लेकिन इनको नोकिया 1100 बनाने आता है, पेंच वेंच खोल के तार वार जोड़ लेती हैं। अभी नोकिया 1100 कोई यूज नहीं कर रहा है। अभी कौन, मान लो चाहते हैं भाई आईफोन 14 कोई ठीक कर ले, उसका डिस्प्ले ठीक कर ले, लेकिन इनको बटन वाले फोन ठीक करने आते हैं। तो क्या ये मार्केट के हिसाब से स्किल्ड है? इनको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो फोन ही कोई यूज नहीं कर रहा है। तो स्किल्ड का मतलब होता है मार्केट के हिसाब से खुद को बदल देना। तो भारत शुरुआत से ही बहुत जबरदस्त इकोनॉमी रहा है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी जो उसकी जिसे कहते हैं पावर, वो उसकी इकोनॉमी रही है। और वो हमने क्यों किया? हमने ये समझा कि व्यक्ति के अंदर 3 तरह के गुण होते हैं, रज, तम और सत्य। हम बहुत आगे थे यार। तुम्हारे अपने घर में किसी के पास 2 भाई बहन हैं, 2-3 भाई बहन किसी के परिवार में, सब पढ़ने में एक जैसे हैं। मान लो तुम्हारा नेचर सात्विक है, तुम्हारा पूजा पाठ में मन लग रहा है, काम धाम में शांत है, लेकिन एक उदंडी होगा, एक पढ़ने में अच्छा है, दूसरा। भाई माता पिता के जेनेटिक्स तो सबके अंदर समान है, लेकिन एक परिवार के तीनों भाई बहनों में एक बहुत बोलने वाला, एक बहुत शांत है, एक बहुत चंचल है, बदमाश है, लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। तुम्हें लड़ाई झगड़े से डर लगता है, तुम्हारा हृदय कांपने लगता है जब लड़ाई झगड़ा होता है। और एक को तो बस जैसे मौका मिले चढ़ बैठो। एक खेल में अच्छा है, तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता, तुम वीडियो गेम खेलते रहे, पढ़ते रहते हो। तो एक ही परिवार में अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो तीनों का नेचर, चारों का नेचर क्या है? अलग अलग है। नोटिस करके देखा कभी? तो क्वेश्चन करो क्यों अलग है, जबकि वो एक ही मां बाप की संतान है। तो सबको एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। विज्ञान कहता है कि सब में जीन क्या है? समान है। हम कई बार अपने माता पिता की तरह दिखते भी हैं, हमारी नाक आंख अपने माता पिता से मिलती जुलती है, तो फिर क्यों अलग हुए? क्योंकि भारत ने यह बहुत पहले तय कर लिया था कि हमारे 3 गुण हमें डिफाइन करते हैं, रज यानी सिल्वर, तम यानी डार्क, और सत्य। ये 3 गुण होते हैं। इंसान को ये 3 गुण डिफाइन करते हैं, और इसके आधार पर उन्होंने कर्मणा के हिसाब से डिवीजन किया। उनको यह समझ में आ गया था कि इकोनॉमी को रन करना है तो लेबर को वेल डेवलप करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? एक हॉरिजेंटल व्यवस्था बनाई। सत मतलब आध्यात्मिक होना, जो थिंकिंग, जैसे वैज्ञानिक हो गया, उसको पढ़ने लिखने में मन लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी में मन लग रहा है, थिंकिंग में मन लग रहा है। रज है, लड़ाई झगड़े में। तम है, उसको कुछ और काम नहीं करना, वो हल्के फुल्के काम करना चाहता है। तो अलग अलग सबके गुण हैं, इन्हीं का मिक्सअप हम तैयार होते हैं। तो इसके आधार पर हमने व्यवस्था बनाई, सिस्टम बनाया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कर्मणा, और हमने नाम रखा वर्ण, दैट इज अ वर्ण सिस्टम। क्योंकि ब्रिटिश ने हमारी चीजों को बहुत करप्ट किया, यूरोपियन ने हमारी सिस्टम को बहुत खराब किया, उन्होंने हमारी हर चीज को गलत इंटरप्रेट किया, तो हमने वर्ण बनाया। तो वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग, वर्ण का मतलब कलर होता है, दैट इज अ मींस, वर्ण इज अ संस्कृत वर्ड दैट इज फ्रॉम कलर, रंग से आया हुआ है। और इन एलिमेंट्स के रंग अलग अलग होते हैं। तो ये देखो मिटता है इंटरनल हम कितना इन्वॉल्व थे। रंग ऑन नॉट द फेसियल, इट्स अबाउट द सत, मोस्ट ब्राइटेस्ट, रज, तम, डार्क। और हमने कहा कि हमें समझ में आ गया हर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, किसी को लड़ने में भी बड़ा मजा आता है, किसी को खेलने में, किसी को बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है। तुम देखो मारवाड़ी कम्युनिटीज को, तुम्हारा दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन उनका दिमाग हर जगह पैसे में। तुम शेयर मार्केट उठा के देख लो, बिजनेस उठा के देख लो, तुम्हें सारे गुजराती मारवाड़ी तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, खूब पैसा उनके पास है। वो जेनेटिक कल्चर को अपना लेके चल रहे आगे। तो क्या हुआ? सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मारवाड़ी अमीर हैं, फिर तो सारे को हो जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है? स्किल है, ये स्किल बेस है। तो हमने स्किल बेस के लिए कैटेगरीज बनाई जिनकी बराबर वैल्यू थी। दिस वाज अ हॉरिजेंटल बेस, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र हमने बनाया। शूद्र और नॉट कि उनका स्लेव था, ये हमारा सिस्टम था। मतलब वन हु, जो पढ़ाने का काम करेगा, पढ़ने का काम करेगा, वो एनीबॉडी कैन बी ब्राह्मण,
कोई भी ब्राह्मण हो सकता था जो पढ़ने लिखने का काम कर, क्योंकि ब्राह्मण के नियम बहुत कठिन थे। अगर आपको कुछ मिल रहा था तो आपसे छीना भी बहुत जा रहा था। ब्राह्मण के नियम बड़े खतरनाक थे, उसके लाइफ स्टाइल बहुत ही टफ थी। उसका काम था स्टडी करना, वेदों का अध्ययन करना, लोगों को पढ़ाना, लेकिन वो पूरा जीवन भिक्षा मांगेगा, उसको दान मिलेगा, वो संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। ये समाज के नियम थे। हाईएस्ट पोस्ट मिली हुई थी, बहुत सम्मान था, यहां तक कि ब्राह्मण अवध्य था। अगर वो कोई क्राइम भी कर दे तो उसकी हत्या नहीं हो सकती, राजा उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसको मृत्युदंड नहीं मिल सकता था, इतना वो था। अगर वो राजा के दरबार में चला जाता तो राजा अपना जो है सिंहासन छोड़ देता था। ऋषि मुनि ब्राह्मणों को क्या करता, अपने सिंहासन पर बिठाता तो उनके पैर धुलता था, और उस धुले हुए से अपना आज इस बात को बोलेंगे तो मार हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे उसके नियम थे कि वो वन में रहेगा, वो कुटिया में रहेगा, और वो पूरा जीवन संपत्ति नहीं संग्रह कर सकता है, वो पूरे जीवन भर दान मांग कर खाएगा। तो देखो समाज नियमों से चलता है कि हमने तुम्हें सम्मान दिया लेकिन तुम्हें धन नहीं दिया। अब देखा दूसरा गुण किसमें, लड़ाई झगड़े का गुण है, साहस से वीरता है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। आज हम क्या होता है, हर स्टूडेंट घरे जाओ या डिग्री लेने के लिए, अब वो जाके मास्टर पीट आता है, दोस्तों को मार आता है, क्योंकि वो पढ़ने के योग्य नहीं है। हमारे इस चक्कर में क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमारा सिस्टम खराब कर दिया। आज इस चक्कर में ना वो पढ़ पा रहा है ना कोई काम कर पा रहा है, मानते हो ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बर्बादी का कारण बन गया। अब उसका वो कॉलेज में भी जाके वही गुण अपनाता है, मार पिटाई का। देखो कभी हर कोई टॉपर होता है क्लास में, कुछ लोग अपने आप नेचुरली पढ़ने का मन होता है, लेकिन कुछ लोग बड़ा संघर्ष करके, मार कुटाई करके, घर में पिटाई करके, ट्यूशन लगा के जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा इंटरनल नेचर अलग है। इंटरनल नेचर, अब देखो उनको नींद आ रही है, उन्होंने अभी जमाई ले ली। मैंने आपको पहले दिन क्या सिखाया था, अगर हम 12 मिनट से ज्यादा अगर हम इनएक्टिव रहेंगे तो हमें स्लीप मोड में चले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा एक्टिव नोट्स बनने चाहिए, आपका हाथ चलते रहना चाहिए, इसी को एक्टिव नोट्स कहते हैं, नहीं तो स्लीप मोड में चले जाओगे और पूरा साल स्लीप मोड में निकल जाएगा। अभी ये नए नए आए, आज पहला दिन है, तो अभी इसको थोड़ा सा रमने में टाइम लगेगा, तो याद रखना इस बात को। तो अभी क्या है, हॉरिजेंटल व्यवस्था। फिर जो युद्ध कर सकता है उसको क्षत्रिय नाम दे दिया, जो व्यापार कर सकता है और जो कोई वैल्यूलेस काम कर रहा है उसको शूद्र कह दिया। तो ये क्या था, ये कर्मणा बेस था, ये लेबर डिवीजन पे था, श्रम के विभाजन पे, ताकि इकोनॉमी में क्या हो सके, जिसको जो स्पेशल काम दिया जा सके वो मिल जाए, यानी इकोनॉमी में बेस्ट स्किल को हम यूटिलाइज कर सके, बेस्ट स्किल को। तो ये हमारी प्राचीन व्यवस्था थी। आगे चलकर जब कोई सिस्टम चलता है तो उसमें बहुत ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। इस सिस्टम को चेंज कर दिया धीरे से, और ये बहुत रिजिड हो गया। और ये किस पे आधारित हो गया, जन्मना पे, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि अब ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय के घर पैदा हुए तो तुम क्षत्रिय हो। और क्या हुआ, ये वर्टिकल सिस्टम हो गया, वर्टिकल सिस्टम। अब वर्टिकल में क्या होगा, एक ऊपर हो गया, बाकी नीचे हो गए। अब ये ब्राह्मण ने अपने आप को सबसे ऊपर कर लिया, बाकी सिस्टम नीचे आ गया, तो नीचे वालों से संघर्ष शुरू हो गया। ये क्या हुआ, ये ऊपर वालों से संघर्ष करने लगा, क्षत्रिय ब्राह्मण से, और नीचे जो दो है उनको दबाने लगा। ये क्या हुआ, वैश्य ऊपर के दो लोगों से लड़ने लगा और नीचे वाले से संघर्ष होने लगा। नीचे वाला तीनों से दबा हुआ था, और फिर क्या हुआ, संघर्ष बढ़ता चला गया। तो इससे क्या हुआ, समाज में एक बहुत बड़ी विकृति आ गई, दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो हमने जो कर्मणा आधारित बनाया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जन्मणा में। तो किसी प्राचीन संस्कृत के साथ ये होता है, उसको लगातार क्या करना पड़ता है, रिफॉर्म से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए हम इन चीजों पर क्या कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम इसमें सुधारों की बात करते हैं। लेकिन सुधार का मतलब ये नहीं था कि सिस्टम को खत्म कर दो। कहते हैं ना, गाड़ी धुआं दे रही है, तो इसका मतलब थोड़ा ना गाड़ी का इंजन निकाल के बाहर कर दोगे। क्या करोगे, साइलेंसर ठीक कराओगे, धुआं क्यों दे रही है वो चेक कराओगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई डेंगू मलेरिया की तरह इस सिस्टम को खत्म कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसी ने तुम्हें बेस्ट लेबर डिवीजन दिया था, उसी ने तुम्हें क्या दिया था, सबसे बेस्ट तरीके से आउटपुट देने का काम किया था। अब तुम मुझे बताओ, देश के लिए सबसे जरूरी क्या है, इकोनॉमी। जब पेट भरा होगा, घर सर पे छत होगी, अवसर होंगे, तभी तो हम आगे चलकर समृद्ध हो पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम। तो हमारा जो सिस्टम था वो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो लेबर डिवीजन को समझता था। और यही कारण है कि हमें सोने की चिड़िया
कहा जाता था। हमने किसी का सोना थोड़ा चुराया है। भारत के पास बहुत ही मुश्किल से गिनी चुनी एक खान है सोने की। भारत अपनी जरूरत का केवल 1/10 1/10 ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस कर पाता है। और तुम कोस्टल एरिया के सारे टेंपल्स देख लो, सोमनाथ से उठाओ और पुरी तक चले जाओ, सब में सोने के भंडार पाए गए। पाए गए। तुम किसी को भी स्टडी कर लो, साउथ के टेंपल पढ़ लो, तुम वेस्ट के पढ़ लो, तुम ईस्ट पढ़ लो, सोने के भंडार पाए गए। और भारत अपनी जरूरत का 1/10 सोना केवल पैदा करता है। अगर वो सोना हमारा खुद का होता तो हम तो अपनी जरूरत के लिए पैदा नहीं कर पाते। हमारे पास केवल एक कोलार की खान है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि सोना मिलता है कॉन्ग्लोमरेट्स में, और वो कॉन्ग्लोमरेट्स हमारे यहां नहीं पाए जाते। नेचर ने हमें कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं दिए हैं। इसका मतलब जो भारत में सोना है, जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोना हमने क्या किया था? अर्न किया था, कमाया था। और आज तुम इतने बेवकूफ तो नहीं होगे कि तुम्हें यह नहीं पता कमाया कैसे जाता है। हमने उसके बदले कुछ बेचा होगा, और बेचने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना तो चाहिए, और वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तभी तुम्हारे बदले कौड़ी नहीं दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं। टॉलमी लिखता है अपनी किताब में कि भारत दुष्ट देश है, ये हमारा सारा सोना चांदी खींचे लिया जा रहा है। वो आके हमें दे देते थे, क्योंकि बहुत दूर से ट्रेड करने आते थे, तो और कुछ तो लेके नहीं चल सकते। सबसे बहुमूल्य हीरा, सोना, चांदी, ये अपना थैली में बांध के निकलते थे, लाके इंडिया को दे देते थे। इंडिया से मसाले, कपड़े, नाव बनाने की तकनीक, दवाइयां, यहां तक कि राजा महाराजा हमारे विद्वान लेके जाते थे। चलो भाई हमारे दरबार में बैठो, हमारे लोगों को कुछ बताओ। ये हालत थी हमारे पास। हमारे यहां हम उसे बोलते हैं, अरे मंदिर है, अरे कैलाशा टेम्पल। अरे टेम्पल बोलने से पहले समझो आर्किटेक्ट क्या है। तुम ये सोच के देखो कि इतनी बेहतरीन, तुम कहते हो वाह कितना सुंदर मूर्ति है, पहले रुक के सोचो बनाई किसने होगी? बनाई किसने होगी? आज हमसे तो नहीं बनती। कौन यूनिवर्सिटी बता दे कितनी अच्छी मूर्ति बना सकते हो, कि सिंगल स्टोन को काट के और तुम इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आज तुम कुछ चीज सीखते हो तो किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हो ना। तो कौन से इंस्टीट्यूट रहे होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी मूर्तियां बनानी सिखाई? इसका मतलब भारत में जो एजुकेशन था वो बहुत हाई लेवल पे था। कौन से ऐसे टीचर्स रहे होंगे जिनको इतनी स्किल थी? और आज सीरिया में स्कूल बना के, अफगानिस्तान में स्कूल बना के दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? सीरिया में, इराक में, यहां मतलब है कि यूक्रेन में अभी एक रूम खत्म। इसका मतलब है जब मेरे एजुकेशन, मेरे टीचर्स हाईली क्वालिफाइड होंगे, तो इसका मतलब प्रशासन कैसा होना चाहिए? प्रशासन कैसा होना चाहिए? बहुत ही एडवांस होना चाहिए। चाहे गवर्नमेंट बोलो, चाहे राजा बोलो, वो कैसा होना चाहिए? वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आज कोई लड़की जाके कहे मैं तालिबान के शासन में जा रही हूं, अफगानिस्तान में फुटबॉल खेलूंगी, पैर और सर दोनों गायब हो जाएगा। वो कहेंगे मैं डिग्री लेना चाहती हूं। 6ठी क्लास के बाद एजुकेशन बंद कर दी लड़कियों की। आप चेहरा नहीं दिखा सकते, सिर्फ लड़की ही लड़की को पढ़ाएगी, तो प्रोफेसर ही नहीं मिल रहे पढ़ाने के लिए। ये हालत हो गई है। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी, राजा जब प्रोग्रेसिव होगा, शासन जब प्रोग्रेसिव होगा, तभी तो इंस्टीट्यूट्स प्रोग्रेसिव होंगे। हां या ना? तो जरा लिंक करो। इसी कारण हम दुनिया में सबसे टॉप पे थे। अब उसमें एक कुरीति आ गई है। कास्टिज्म नो डाउट एक बहुत बड़ी कुरीति है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सुधारने के लिए हम ही अपना इलाज करेंगे। कोई फॉरेनर लाके इसको इलाज नहीं करेगा कि इसको मानने वाले लोगों को खत्म कर दो, इसको इरेडिकेट कर दो। मतलब तुम तो वही बात करो, कोई गाड़ी अचानक से धुआं देने लगी, बोले गाड़ी को जला दो, धुआं दे रही है। वही बात हो रही है। तो गाड़ी को जला दोगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? पैदल पैदल चल छैया छैया करते घूमोगे इधर उधर, और क्या करोगे? तो यही दिक्कत हमसे हो जाएगी। सो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, ना कि उसको जला देना पड़ेगा। समझे? ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है।
अब आपको ये समझ में आया कि जो चीजों पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसको सही तरीके से समझ लें, विवाद खत्म हो जाएगा। तो सिस्टम हमारा क्या हुआ, जो हॉरिजेंटल था उसको हमने वर्टिकल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे समाज में ये सारा का सारा स्ट्रगल आ गया। अब ये स्ट्रगल किसके फेवर में है, अब तुम और समझो, ये स्ट्रगल किसके फेवर में है? वो बाहर जो बैठे हुए हैं, या जो भारत को प्रगतिशील नहीं चाहते। क्योंकि समाज अगर प्रगतिशील हो जाएगा तो राष्ट्र अपने आप क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, नेशन प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो वो चाहेगा ना रगड़ हो, घिस जाए। पंखा तेजी से घूमेगा तो हवा देगा, पंखे की बॉल बेयरिंग खराब कर दो, पंखा थोड़ी देर बाद क्या होगा, चों चों बोलते हुए धुआं फेंक देगा, पंखा रुक जाएगा। तो इंडिया एज अ सोसाइटी तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि रूट्स हमारे ग्रो के हैं। हम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट व्यवस्था लेके बैठे थे। तो उस व्यवस्था को नहीं खत्म करना है, उसको क्या करना है, सुधार करना है। तो स्ट्रगल का सबसे फायदा जो हमें मिल रहा है, जिसको, वो बाहरी लोगों को मिल रहा है, वो फॉरेन पावर्स को मिल रहा है, या वो जो इंडिया को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। बवाल तो इंडिया भारत का भी हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों को करेक्ट कर, सुधारना पड़ेगा, उसको इरेडिकेशन में लाना बहुत दिक्कत है। क्योंकि हमने वर्षों तक, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले तक भी, हम पूरी दुनिया में 24% हमारी जीडीपी थी। अंदाजा तुम्हें नहीं है कि हम कितना पावरफुल थे। जबकि औरंगजेब का शासन कहा जाता है कि उसने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया युद्धों में, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया का 24% हमारे पास ट्रेड था। तो एक समय जब हम अपने स्वर्णिम काल में थे, जिसे हम समुद्रगुप्त का काल, और उस समय हमारा ट्रेड कहां होगा, अंदाजा लगाओ, हम कहां पर पहुंचे होंगे। तो यह समझना बड़ा जरूरी है कि इस सिस्टम से हमें फायदे हुए हैं, हमें इस सिस्टम में करेक्शन लेकर आना पड़ेगा। लेकिन वो करेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, वो हमारी है। वो थॉट किसके होंगे, हमारे होंगे। इसीलिए सोसाइटी को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी। क्लियर है आज का कॉन्सेप्ट? अब इस जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर तुम्हारे पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो आज जन्मना और कर्मणा का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है? तो ये समझ में आया कि हम किसी सिस्टम में, हमारा अगर वो सिस्टम है जिसका हमने लाभ कमाया है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसके माध्यम से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही ये डिस्कशन। अब आगे थोड़ा सा और हम इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। करंट अफेयर्स और द हिंदू की क्लासेस ठीक चल रही हैं। न्यूज़पेपर सबसे जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी से कल नहीं हुआ? तुम कहां थे? तुम क्लास में थे और तुम्हें पता नहीं कि क्लास हुआ है? मैं तो देख रहा था कैमरे से। बड़ी गंभीर स्थिति है। तुम्हारे साथ तो बहुत काम करना पड़ेगा मुझे। कल न्यूज़पेपर की क्लास हुई थी? तुम भी डाउट में लग रही हो। हुई थी? ओ तेरे की, तुम कहां थे? नहीं, शरीर और दिमाग दो अलग अलग यूनिट्स हैं। बहुत हॉट टॉपिक है। न्यूज़पेपर पे हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि इसके बिना तुम समझ ही नहीं पाओगे चल क्या रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल दे रहा हूं कि क्यों हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं तुम्हारे न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर रीडिंग एक हैबिट होती है। और एक लाइन लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में वो पर्चा में है। वन हु इज इन न्यूज मस्ट बी इन योर यूपीएससी पेपर। जो चर्चा में है वो पर्चा, यानी एग्जाम। जो चर्चा में वो पर्चा में है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई जो चर्चा में वो इवेंट है या इशू है। पूरे टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा। एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि जो बात आ रही है वो इशू है या इवेंट है। तुम्हें इवेंट नहीं टच करना है, तुम्हें इशू टच करना है। G20 कहां हुआ? दिल्ली में। ये क्या है? इवेंट है। G20 में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये भी इवेंट है। लेकिन क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, ये इशू है। सी जिनपिंग नहीं आए, इवेंट है। भारत वो क्यों नहीं आए, ये इशू है।
उसके पीछे ट्रेड वॉर है, सीमा विवाद है, अमेरिका का एंगल है। ये मैंने अभी द इंडिया वे की क्लास में सिखाया है, आप देखिए जरूर वो क्लास। और भारत इसको काउंटर कैसे करेगा, ये इशू है। तो आप अभी बहुत इमेच्योर इस मामले में कि आप इवेंट और इश्यूज के बीच का अंतर कर सकें, और ज्यादातर बच्चे यही करते रहते हैं, वो इवेंट को यूपीएससी मान लेते हैं। यूपीएससी कहता है आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इश्यूज, क्योंकि उसको आपकी इंटेलेक्चुअलिटी चेक करनी है। इवेंट एब्सोल्यूट है, आज है, आज ही के मामले में बात कर लें, तुम्हें पता चल गया कहां होगा, कितनी तारीख को होगा, तुमने याद भी कर लिया होगा। बट ये G20 क्या है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये कितने दुनिया की जीडीपी अपने साथ रखता है, कितनी आबादी को अपने साथ रखता है, और अगर चीन और रशिया नहीं आ रहा है तो भारत उसको कैसे काउंटर कर सकता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये चीजें समझना तुम्हारे लिए इशू है। और ये तुम समझना सीख गए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो हम लगातार इस पर फोकस करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए सिलेबस को बहुत ध्यान से आपको समझना है, और सिलेबस को आपको धीरे धीरे लेके जाना। अब देखो, इंडियन सोसाइटी में एक छोटा सा टॉपिक हमने उठाया था, और अभी बात कहां तक बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, पता चला आधी कॉपी तुम्हारी इसी चक्कर में भर जाएगी। इसीलिए कहा था ये भानुमति का पिटारा, याद है ना, पेंडोरा बॉक्स है, इसको खोल दिया तो अब ये तुम्हें पता नहीं कहां लेके जाएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि इन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई थी, छोटा छोटा अपना पैसा बचाने के चक्कर में प्रिंट किया था, छोटे छोटे 2 पॉइंट कितने सुंदर सुंदर लिखा था जीएस पेपर 1 में, इंडियन सोसाइटी। क्या यार, कितना पैसा बचा लिया। और ओजांग सर क्या कर रहे हैं, कितने पेज पहुंच गए, वो देखो, पेज पे पेज बढ़ते जा रहे हैं। ये भानुमति का पिटारा खुला है, लेकिन इसके बिना तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, तो ध्यान से इसको करना है, ठीक है। चलिए अभी हम अगले टीचर को भेजते हैं, लगे रहिए। और आप में से कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया 2 ईयर में कौन जा रहा, 1 ईयर में हो गया है, बाकी है, हो गया? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अरे बात करो जल्द, ये मजाक बात नहीं है। गाड़ी के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हें अपने ऊपर कितना प्रेशर डालना है, ध्यान रखना। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तुमने दिमाग का एरिया छोटा, तुमने देखा वो ट्रक का टायर मोटा होता है, साइकिल का टायर पतला होता है, तो साइकिल पे उतना वेट नहीं डाल सकते ना, फोर्स पर यूनिट एरिया काम करता है। तो दिमाग का भी विकास हुआ नहीं, उस पर तुमने अगर प्रेशर डाल दिया तो बैठ जाएगा वो। तो अगर किसी को डाउट है तो वो बातचीत हमसे कर सकता है कि मुझे 2024 में जाना है, या 2025 में, या 2026 में, लेकिन सोच समझ के जाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। और तुम क्लास में रहने की आदत डालो, शरीर अभी से मत त्याग करो, ठीक है। तुम तो योगी बाबा की तरह हो गए। ये मन की चंचलता के बारे में डे 1 से बात किया था हमने, बताओ। कल इतनी बढ़िया क्लास हुई, सबने इतने सबसे करंट के आर्टिकल चल रहे हैं, और तुम मुझसे कह रहे हो कि क्लास नहीं हुई। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा मैंने तो कैमरे में देखा था, सर का शरीर यहीं था। ये पुरानी बीमारियां जाते जाते जाएंगी। इन्होंने, तुम ऑनलाइन के युग में बड़े हुए हो ना, कोरोना काल ने बहुत लोगों को बिगाड़ा है। उसमें नहीं होता था ऐसे चेहरा बना दो वो फ्रीज हो गया और तुम गायब हो गए। सर को ऐसे बड़ी देर तक देखते रहे, सर को लगा सामने वाले का जो है डाटा खत्म हो गया है, वो फ्रीज हो गया है, और तुम अपना उसको बंद करके इधर माउस कर। मैंने देखा 2 बच्चे सुबह सो रहे थे, लेकिन मोबाइल ऑन था, विंडो क्लोज था, और दोनों चद्दर तान के सो रहे हैं। तो मैंने कहा ये मोबाइल क्यों ऑन, बोले क्लास चल रही है, हमने जगाया, ये सच्ची घटना है। बोले हाँ, वो सुबह 7:30 बजे सर आ जाते हैं, और दोनों एकदम, मतलब लाशों को भी कफन में ऐसे नहीं लपेटा जाता जिस तरह से, मतलब अंदर आवाज, हवा, विचार कुछ न कान में जा पाए, ऐसे मतलब चद्दर तान के सोए थे। मैं तो बहुत देर तक ये सोचता रहा ऑक्सीजन पास कहां से हो रही है, और उधर मोबाइल ऑन है, आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, वो बोलने वाला भी सोच रहा होगा पता नहीं उसने भी अपनी आवाज रात में रिकॉर्ड करके ना छोड़ दी हो, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम लोग पढ़ाते समय बोलते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस बंदे ने भी कुछ बोला ही नहीं, वो बस अपना खत्म। और ये हमारे जो शिक्षार्थी हैं ये चद्दर तान के सो रहे हैं। मैंने नई शिक्षा व्यवस्था का जन्म मैंने देखा, तब हमें समझ में आया कि मतलब आध्यात्मिकता क्या होती है।
हर बात के लिए क्लास में रहना जरूरी नहीं है, जागना जरूरी नहीं है। उन्होंने अलग ही लेवल पे जाके एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था। ये टेलीपैथी के माध्यम से पढ़ रहे थे। मतलब आंख बंद किया, सब निद्रा में गए और टीचर के दिमाग के साथ न्यूरॉन्स को कनेक्ट किया और सारा का सारा इंफॉर्मेशन ले लिया। तो मुझे लग रहा है उसी युग में तुम बड़े हुए हो। लेकिन यहां दिक्कत है, फ्रीज नहीं हो पाओगे और गलत आदमी के सामने बैठे हो, ऊपर से सबसे आगे बैठे हुए हो। तुम ऐसे भी करके देखते रहोगे तो अब तुम्हें जगा ले जाएंगे। हम तो एनएलपी ट्रेनर है, हम तो मन में झांक लेते हैं। देखो पहले दिन बताया था ना, 12 मिनट के ऊपर बॉडी को इनएक्टिव मत रहना, लिखते रहना। देखो साहब ने बता दिया कि अभी लिखने की आदत नहीं है तो मुंह खुल जाता है। बॉडी कहती है दिमाग बड़ा खतरनाक है, तुम इसको जितना समझोगे पता चलेगा तुम्हारे साथ कितना खेलता है ये। तो इन्होंने, इनकी बॉडी ने कहा यार कुछ कर नहीं रहे, सो ही जाओ। तो इन्होंने मुंह खोलना शुरू किया, ऑक्सीजन खींच रहे थे, ये पकड़े गए। कहां थे? मैंने तुम लोग को योगिक ब्रीथिंग सिखाई है, हर क्लास से पहले करना है। ब्रेन वेव्स को चेंज करो, नहीं तो ऐसे साल भर बीत जाएगा। किसी दिन पूछोगे ये मैं कहां आ गया, नोएडा में कैसे आ गया, मैं तो फलानी जगह था, तो मैं तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा उसी समय। हम सोच रहे हो लड़का पढ़ रहा है, अच्छे से आगे बढ़ रहा है, और किसी दिन तुम्हें होश है ये मैं कहां आ गया, कौन हो तुम? तो पता चला हमारी पूरी टीम गिर जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पक्का ना, होश में रहना है। ठीक है, पहला लेक्चर तुमने लगता है ध्यान से सुना नहीं मेरा। होश में रहने पे मैंने बड़ा लेक्चर दिया था। ठीक है, तो ज्यादा आपने लिखते रहा करो, कुछ नहीं बस लिखते रहो, देखा जाएगा। ठीक, थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.